₹25,000 पर महीना अभी पैसिव इनकम आ रही है। इतना तो मेरा टोटल खर्चा भी नहीं है। अगर खर्चा की एज में जस्ट जॉब लगते हैं ₹25,000 महीना उनको मिलता भी नहीं है प्राइवेट में, और जॉइनिंग के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो राजस्थान गवर्नमेंट में लगते हैं उनको प्रोबेशन होता है 2 साल का, 22 से ₹25,000 के बीच में ही उनका फिक्स जो अमाउंट है वो मिलता है 2 साल तक। तो ₹25,000 पर मंथ मेरी पैसिव इनकम आ रही है। यानी ये मान सकते हो आप कि मैं अकेला आदमी और 2 जो सैलरी ले रहा हूँ, एक ये ₹25,000 पैसिव इनकम की सैलरी और एक जो मेरी ओरिजिनल सैलरी है 50-60,000 वो भी लगे 2030 से पहले ₹1,00,000 महीना पैसिव इनकम मेरे पास आने लग जाएगी। फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे, हमारा पोर्टफोलियो रिवील करेंगे जो कि 25 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है, और 27 की एज में 25 लाख का पोर्टफोलियो क्या क्या इम्पैक्ट ला सकता है वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर कितना कितना इन्वेस्टेड है, कितना उसका रिटर्न बना है और कैसे क्या चीज़ें चल रही है। तो सबसे पहले आपके सामने जो है NPS का अकाउंट आपके सामने खुल चुका है। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड में कितना पोर्टफोलियो है, डायरेक्टली स्टॉक्स में कितना है और उनका कैसा क्या रिटर्न रहा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब मैंने NPS पोर्टफोलियो डिटेल से खोल लिया है, तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, मैंने मॉडरेट ऑटो चॉइस ले रखा है, यानी कि आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है। एक होता है हाई रिस्क, एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क। तो एज के हिसाब से मॉडरेट रिस्क अभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, और जब ज़्यादा एज हो जाती है तो आप मॉडरेट नहीं ले सकते, आप लो रिस्क पे लेना पड़ेगा। स्कीम E यानी इक्विटी में मेरा 50% है। उसके बाद स्कीम C होता है कॉरपोरेट बॉन्ड में 30% है। उसके बाद होता है स्कीम G यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में मेरा 20% अमाउंट है। तो इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। डिटेल्स में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LIC पेंशन स्कीम ई में 4,85,000 और 500 कुछ रुपये हैं। उसके बाद बात करें तो LIC स्कीम C यानी कॉरपोरेट बॉन्ड में 2,85,000 है, और तीसरा है स्कीम G यानी गवर्नमेंट बॉन्ड, इसमें 1,88,400 रुपये है। LIC पेंशन स्कीम E जो है ये मार्केट में आपका इक्विटी में पैसा लगा हुआ 4,85,000, यानी ऑलमोस्ट क्या 50% ही पैसा मेरा इक्विटी में है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे इक्विटी में मेरे को मिला 15% का रिटर्न लार्ज कैप में, और यहाँ पे आपको जो कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड है इनमें 8-8.5% के आसपास रिटर्न मिलता है। तो मेरा ओवरऑल रिटर्न अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो 13% के समथिंग बैठ जाएगा, जो कि किसी भी NPS या PF अकाउंट में 7-8% रिटर्न आता है, जबकि मेरा रिटर्न यहाँ पे 12 से 13% रिटर्न ईजीली मैं जनरेट कर पा रहा हूँ पिछले 3 साल से। और ये तो बात हुई NPS अकाउंट की। डिटेल से वीडियो अलग बना देंगे, शॉर्ट कंपाइल वीडियो है। तो अब ये मेरा मेन अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप 13,63,500 रुपये ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, और यहाँ पे देखिए आप इन्वेस्टेड अमाउंट 10,57,000 है, जो कि बढ़ के 13,63,000 हो चुका है। रिटर्न की बात करें तो 28% का रिटर्न है, और सालाना रिटर्न की बात करें तो 20% से ज़्यादा का रिटर्न है। जैसे अभी मैंने 15% बताया आपको कि इक्विटी में 15% जनरेट हो जाता है, मेरा यहाँ पे 20% जनरेट हुआ, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में भी काफ़ी फंड है। डिटेल से आगे बात करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं हम जो है डायरेक्टली स्टॉक में कितने इन्वेस्ट। ये हमारा स्टॉक अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 76,500 रुपये लगभग इसमें है, और प्रॉफिट की बात करें तो 20,000 का इसमें प्रॉफिट है। 55,000 इन्वेस्टेड थे, जो कि 76,000 बन चुके हैं। ये इस साल का है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं। तो प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर वापस से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ ये है। इन्वेस्टेड अमाउंट 55,000 और प्रॉफिट 20,000 का मिला के टोटल 76,500 रुपीज़ डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टेड है। तो मैं हमेशा बताता भी हूँ कि मैं 1/10 इन्वेस्टमेंट स्टॉक में करता हूँ, 90% इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में होता है, और 10% इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक्स में डायरेक्टली होता है। इसके अलावा मेरे पास एक अकाउंट और है जो कि मेरी वाइफ के नाम से है, उसको दिखा देता हूँ। ये अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, और छोटा अमाउंट ही जो भी आता है वो डालते हैं इसमें। तो 20,000 रुपये ये अभी है इसमें करंटली। म्यूचुअल फंड में 2 ही फंड हैं, पारस्परिक फ्लेक्सी कैप और HDFC मिड कैप, केवल 2 ही फंड इसमें ले रखे हैं। और बात करते हैं कि इसमें भी मैंने कुछ डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16,372 इसकी करंट वैल्यू है, 8% के आसपास रिटर्न है, और ये पिछले 2 महीने का ही है पोर्टफोलियो, 2-2.5 महीने हुए हैं अभी। 15,000 रुपये इन्वेस्टेड थे, और अभी 16,372 के समथिंग बन रहे हैं। अब आ जाते हैं टोटलिंग पे। तो यहाँ पे हम सारा पोर्टफोलियो हमने समराइज़ कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं आप 16,372 जो मिसेज वाले अकाउंट में
डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और जो मेरे डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है वो है 76,500। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं 90,000 के आसपास तो डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्टेड है, और 20,000 जो है वाइफ के अकाउंट में म्यूचुअल फंड में, और 13,63,000 रुपये मेरे अकाउंट में म्यूचुअल फंड में है। तो वाइफ के पास भी जो सेविंग होती है वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में ही हम सेव करते हैं, डायरेक्ट कैश वगैरह में नहीं रखते हैं, क्योंकि रिटर्न यहाँ देख सकते हैं आप, कैश में पड़ा होता अगर 2 महीने से तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे 1,500 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है। अब इन चारों को अगर आप समराइज़ करेंगे, टोटल करेंगे, और प्लस इसमें एनपीएस वाला और जोड़ देंगे हम, तो मोटा मोटा 25 लाख के आसपास ये अमाउंट बन रहा है। 25 लाख का मतलब होता है कि इसको अगर दूसरे तरीके से हम समझे 25 लाख को, तो इस पर 12% का रिटर्न अगर सालाना मिले होता है मोटा मोटा 3 लाख रुपए। और इसको अगर हम मंथली से डिवाइड कर देते हैं 12 महीने से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मंथली इनकम मेरी बन रही है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वो है 25,000 रुपये महीना। यानी मेरे को सैलरी के अलावा 25,000 रुपये महीना हर महीने घर बैठे 1 तारीख को मिल जाता है। ये पावर है इन्वेस्टिंग का, और अभी तो ज़्यादा साल भी नहीं हुए, केवल 3 साल मैंने इन्वेस्टिंग की है। तो इन फ्यूचर आप देख सकते हैं कि 5 साल बाद क्या होने वाला है और 10 साल बाद क्या होने वाला है। मैं मोटा मोटा मेरे को लगे 2030 से पहले 1 लाख रुपये महीना पैसिव इनकम मेरे पास आने लग जाएगी। 25,000 रुपये पर महीना अभी पैसिव इनकम आ रही है। इतना तो मेरा टोटल खर्चा भी नहीं है, अगर खर्चा जोड़ूँ मैं तो मोटा 8,000 रुपये महीना रेंट का चला जाता है, और 5,000 रुपये खाने पीने और जो ग्रोसरी के चले जाते हैं। 8 5 13,000, उसके अलावा 2,000 में हम मूवी और शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। टोटल अमाउंट 25 लाख रुपए अपने पास अभी आज की तारीख में हो चुका है, और इसका 12% अगर एनुअल रिटर्न मिल जाता है हमको, तो 12% लॉन्ग टर्म में 15-14% आराम से मिलता है म्यूचुअल फंड में, पर 12 ही मान रहे हैं, 12% मिल जाता है, तो साल के बनते हैं 3 लाख, और हर महीने के बनते हैं 25,000। यानी आप मुझे बैठे बैठे 25,000 की पैसिव इनकम आज की तारीख में मिल रही है, 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो गई है। और मैं एक्सपेंस की बात करूं तो 25,000 में से आप देख लीजिए कितना एक्सपेंस मेरा है। 8,000 रुपये रेंट में चले जाते हैं, 5,000 रुपये ग्रोसरी में चले जाते हैं, इसके अलावा 2,000 रुपये आउटिंग में चले जाते हैं, बाहर खाना मूवी वगैरह इन चीज़ों में। 15,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, फिर भी 10,000 रुपये अभी बचे हुए हैं। महीने में एक आध बार हम घूम आते हैं, या 2 महीने 3 महीने में एक बार कहीं घूम आते हैं, 20-25 हज़ार उसमें खर्च हो जाते हैं। फिर भी 25,000 रुपये सफिशिएंट है आज की लाइफ के हिसाब से। यानी टेक्निकली आज की लाइफ के हिसाब से मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ अभी, केवल 27-28 साल की ईयर में एज में। 2030 तक तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, 2030 तक मोटा मोटा मेरे को लगता है कि पैसिव इनकम जो है मेरी 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख पैसिव इनकम होने के बाद देखेंगे आगे क्या करना है। बट आप देखिए 30-32 साल की उम्र में 1 लाख की मैं सिर्फ पैसिव इनकम अचीव कर लूँगा। आप दोस्तों को सबको पता होगा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, 20-25-30 साल की एज में जस्ट जॉब लगते हैं, 25,000 रुपये महीना उनको मिलता भी नहीं है प्राइवेट में, और ज्वाइनिंग के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और जो राजस्थान गवर्नमेंट में लगते हैं उनको प्रोबेशन होता है 2 साल का, 22 से 25,000 रुपये के बीच में ही उनका फिक्स जो अमाउंट है वो मिलता है 2 साल तक। तो 25,000 रुपये पर मंथ मेरी पैसिव इनकम आ रही है। यानी ये मान सकते हो आप कि मैं अकेला आदमी और 2 जो सैलरी ले रहा हूँ, एक ये 25,000 रुपये पैसिव इनकम की सैलरी, और एक जो मेरी ओरिजिनल सैलरी है 50-60 हज़ार रुपये वो भी ले रहा हूँ। तो आपको भी ये, और इन्वेस्टमेंट बहुत लंबा नहीं हुआ है, केवल 3 साल का हुआ है। तो आपको भी ये चीज़ें सीखनी है, चैनल के साथ जुड़ जाइए, बहुत ही सिंपल है, हर कोई कर सकता है, बस थोड़ा सा कमिटमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेहनत केवल प्लानिंग में ही है, प्लानिंग परफेक्ट होगी, छोटा से छोटा डिसीजन फाइनेंस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। ये चीज़ें मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूँ पिछले कुछ सालों से। फाइनेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्लानिंग बेस्ट होनी चाहिए, जैसी प्लानिंग होगी वैसा रिजल्ट आएगा। तो आपको भी इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है प्लानिंग से रिलेटेड, या आपका फाइनेंशियल प्लान बनाना है खुद का, कुछ भी है कमेंट में डाल दीजिए, हम हर कमेंट का रिप्लाई देंगे और कोशिश करेंगे आपके लिए बेस्ट प्लान डिसाइड करके कमेंट में रिप्लाई दे दें, या फिर उस पर वीडियो बना दें। जय हिंद, जय भारत।